हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री, उसका ये है तीसरा वीडियो। उससे पहले की दो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और उनकी बनी हुई है प्लेलिस्ट। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी हो सकता है आपको जो हमारी आज की क्लास है वो अच्छे से समझ में ना आई। तो बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, 3-3 4-4 मिनट की हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे अधिशोषण के प्रकार और ये तीसरा वीडियो होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, जो अधिशोषण है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो है भौतिक अधिशोषण जिसे हम कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण या रसोव शोषण। तो नाम याद रखना, रासायनिक अधिशोषण या रसोव शोषण। तो ये दो प्रकार हैं अधिशोषण के। ओके, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आइए जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण कौन सा है और उसके लक्षण क्या हैं। तो भौतिक अधिशोषण की परिभाषा क्या है? तो देखिए बच्चों, भौतिक अधिशोषण हमारा हेडिंग है। इसमें हमने लिखा है कि यदि अधिशोषण की प्रक्रिया में अणुओं को सतह से आबद्ध का मतलब है बांधना ना, आबद्ध या बांधने, है ना, आबद्ध करने वाले बल दुर्बल वांडर वाल बल हैं, तो इसको इग्नोर करना, ये गलत हो गया। ओके, वांडर वाल बल हैं तो अधिशोषण को क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। एक बार आप फिर से समझिए और मैं आपको अभी इसे अपनी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। ओके, यदि अधिशोषण की प्रक्रिया में अणुओं को सतह से आबद्ध करने वाले बल दुर्बल वांडरवाल बल है तो अधिशोषण को हम क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण तो आप समझते हैं, अधिशोषण का मतलब है यदि एक पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ एकत्र हो या जमा हो, उसे कहते हैं हम अधिशोषण। ओके, अब उसमें कह दिया कि अगर अधिशोषण की प्रक्रिया में जो अणुओं को सतह से आबद्ध करने वाले बल हैं वो क्या है? दुर्बल वांडरवाल बल हैं। मतलब कहने का ये है, अगर जो अधिशोषण हो रहा है ना, आपको पता है अधिशोषण के लिए दो पदार्थों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक तो वो पदार्थ जिसकी सतह पर कोई एक पदार्थ इकट्ठा होगा और एक वो पदार्थ जो पदार्थ उसकी सतह पर इकट्ठा हो रहा है। जैसे मैं बात करूं कपड़े पर डस्ट या धूल का जमा होना, तो कपड़ा आपको पता है उसमें क्या है? अधिशोषक है, और जो जमा होने वाला पदार्थ जो धूल है वो क्या है? वो अधिशोषित है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस अधिशोषण की प्रक्रिया में तो जो अणु हैं जो भाग ले रहे हैं, अर्थात जो कपड़ा और जो धूल जो अणु जो उसके भाग ले रहे हैं, है ना, उनको सतह से आबद्ध करने वाले जो बल है वो क्या है? दुर्बल वांडरवाल अगर बल है तो उस अधिशोषण को हम क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण। मतलब कहने का ये है कि जिस अधिशोषण की प्रक्रिया में दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करे उसे हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम जानेंगे कि भौतिक अधिशोषण के कौन कौन से लक्षण हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भौतिक जो अधिशोषण है उसके लक्षण लिखिए या समझाइए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अधिशोषण का लक्षण नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से लक्षण हैं और उनका क्या क्या उसमें प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, पहला जो लक्षण है वो है अविशिष्ट प्रकृति। ओके, तो जो भौतिक अधिशोषण है उसका लक्षण पहला कौन सा? अविशिष्ट प्रकृति। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि भौतिक अधिशोषण की जो प्रकृति है वो विशिष्ट नहीं होती है। विशिष्ट का मतलब कोई खास नहीं होती है। ओके, अविशिष्ट का मतलब ही ये है कि जो उसकी प्रकृति कोई खास है, कोई स्पेशल नहीं होती है। आई बात समझ में? कोई विशेष नहीं होती है। विशिष्ट का मतलब ये है। ओके, तो भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट या विशेष नहीं होती है, क्योंकि इस अधिशोषण में अणुओं को सतह से आबद्ध करने वाला जो बल है वो दुर्बल वांडरवाल बल है। आएगी बात समझ में? आपको पता है अधिशोषण की प्रक्रिया में जो भौतिक अधिशोषण है इसकी प्रक्रिया में कौन सा बल भाग लेता है? दुर्बल वांडरवाल बल भाग लेता है। और जिसमें भी दुर्बल वांडरवाल बल क्या लेगा? भाग लेगा या कार्य करेगा, उसकी प्रकृति कोई खास या कोई विशेष या विशिष्ट नहीं होती है। आगे बात समझ में? तो बच्चों लीजिए यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका अगला लक्षण कौन सा है भौतिक अधिशोषण का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों अगला लक्षण। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो देखिए बच्चों, दूसरा है इसका लक्षण भौतिक अधिशोषण का उत्क्रमणीय प्रकृति या रिवर्सिबल नेचर, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में। ओके,
तो उत्क्रमणीय का मतलब तो आपने पढ़ा ही होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलो अगर नहीं पढ़ा तो अगर आगे चैप्टर नहीं पहले पढ़ लिया होगा आपने, है ना, 11वीं क्लास में, ठीक है। तो उत्क्रमणीय का मतलब ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो तो उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। बाकी आपको इसमें यहाँ भी समझ में आ जाएगा। चलिए इसको ही देख लेते हैं। इस प्रकार का अधिशोषण प्राय उत्क्रमणीय होता है। जैसे किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस को ताप में वृद्धि करके या दाब में कमी करके आसानी से सतह से अलग किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लिया कोई ठोस है, उसकी सतह पर कोई हमने गैस को क्या करते हैं, अधिशोषित। अधिशोषित का मतलब उस पर वो गैस क्या हो गई है, जमा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ताप में या तो वृद्धि कर दें या दाब में थोड़ा सा क्या कर दें, कमी कर दें, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस गैस को उस ठोस की सतह से अलग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो गैस है वो उस ठोस की सतह से क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो ये अलग जो हो गई है, यही क्या है, उसकी उत्क्रमणीय प्रकृति है। मतलब जो पदार्थ पहले जिस रूप में था उसका उसी रूप में आ जाना, वो क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय प्रकृति। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो जल है, जल से बन गया बर्फ़। आपको पता है आप बर्फ़ से वापस क्या बना सकते हैं, उसका जल बना सकते हैं। तो ये उसकी क्या कौन सी प्रकृति हुई, ये उसकी जो जल की है उत्क्रमणीय प्रकृति हुई, है ना। क्योंकि पहले जल से बना बर्फ़ और बर्फ़ से दोबारा क्या बन गया, जल। फिर आप दोबारा जल से बर्फ़ बना सकते हैं, फिर बर्फ़ से जल बना सकते हैं, है ना। तो जो पदार्थ जिस रूप में पहले हो, हम उसको दोबारा से उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये कहिए कि एक जो पदार्थ है हम उसको जो है एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति कहते हैं। जैसे जल से बर्फ़, बर्फ़ से जल, जल से बर्फ़, बर्फ़ से जल। समझ में आ गया, है ना। तो उत्क्रमणीय प्रकृति आपको समझ में आई होगी। तीसरा देखते हैं, बहुपरतीय प्रकृति अर्थात मल्टी लेयर्ड नेचर। तो जो भौतिक अधिशोषण है वो प्राय बहुपरतीय होता है। याद रखना है आपको कि जो भौतिक अधिशोषण है उसकी प्रकृति क्या है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी जो प्रकृति वो अविशिष्ट होती है, कोई खास नहीं होती। दूसरी पढ़ाई इसकी जो प्रकृति है वो उत्क्रमणीय होती है। और तीसरी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, बहुपरतीय प्रकृति, है ना। बहुपरतीय आप समझ रहे होंगे कि इसकी जो परत होती है एक के बाद एक जो है दूसरे पर जमी हो सकती है ना। तो हमने लिखा भौतिक अधिशोषण प्राय बहुपरतीय होता है। अधिशोषित पदार्थ की अनेक परतें अर्थात एक के ऊपर एक परत, है ना, अधिशोषक की सतह पर एकत्रित हो सकती है। समझ में आ गया, ये मतलब है बहुपरतीय प्रकृति का। तो भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, बहुपरतीय होता है। क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार की जो अधिशोषण प्रक्रिया होती है उसमें जो बल है वो कौन सा काम करता है, दुर्बल वान डेर वाल बल होता है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जब अधिशोषण होगा तो उसमें एक पदार्थ की सतह पर क्या हो सकती है, अनेक सतहें जो है पदार्थ की जमा हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं कपड़े के ऊपर अगर डस्ट जमा हो रही है तो आप देखेंगे कपड़े पर आप जो है डस्ट जमा कर सकते हैं, काफ़ी परत उसकी उस पर बना सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक परत के बाद उस पर दूसरी परत नहीं जमेगी, आप देख सकते हैं उस पर अनेक परतें उस पर जमा हो सकती हैं डस्ट की, है ना। बहुत मोटी तैल उस पर लग सकती है, कहने का मतलब ये है डस्ट की। तो कई परत उसमें हो जाएंगी। समझ में आया या नहीं आया, ओके। तो समझ में आ गया कि जो भौतिक अधिशोषण है वो क्या होता है, बहुपरतीय होता है ना। उसकी अनेक परतें, जो अधिशोषित पदार्थ की अनेक परतें हैं वो अधिशोषक की सतह पर एकत्रित या इकट्ठा हो सकती हैं, ओके। चलिए देखते हैं नंबर 4, ताप का प्रभाव। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर वो जानेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों यहाँ तक, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों नंबर 4 है ताप का प्रभाव। ताप में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, अगर हम ताप में क्या करेंगे, वृद्धि, तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, कम। नंबर 5 दाब का प्रभाव। तो गैस के दाब में वृद्धि करने पर जो भौतिक अधिशोषण है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ओके। जितना आप गैस पर दाब लगाओगे उतनी जो गैस है वो अधिशोषक की सतह पर अधिक जमा होगी, आपको पता है, ओके। तो दाब का प्रभाव क्या होगा, गैस के दाब में अगर हम वृद्धि करेंगे तो भौतिक अधिशोषण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा रासायनिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो बच्चों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते ज़रूर रहिए।